इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्किट विच शोज ऑपोजिशन टू द करंट। अगर किसी भी क्वायल या किसी भी सर्किट में मैं एक अगर करंट को भेजता हूं तो वहां पे अपोजिशन शो करता है कौन? उसका नेबरिंग क्वायल। और ये चीज हम देख सकते हैं, ठंड का मौसम अभी चल ही रहा है तुम लोग का, तो तुमने हीटर अगर ऑन किया होगा तो तुरंत रेड नहीं होता है, सारे क्वाइल्स तुरंत रेड नहीं होते हैं, धीरे धीरे रेड होता है। मतलब कुछ समय लग रहा है। समय कब लगेगा? जब कोई रोक रहा होगा, मीन्स अपोजिशन कुछ ना कुछ होगा। इसी चीज को देखा गया, तो बोला गया था ये क्वाइल में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ये सब। नॉर्मल सीधा सर्किट होगा उसमें ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, क्वाइल्स में दिखाई देती है। सर क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि क्वाइल में जब करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, किसी भी क्वाइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो, और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले क्वाइल के अंदर जाएगा, सही। और वहां पे क्या होगा? पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, जैसे करंट को अगर मैं कम करता हूँ तो, ठीक। तो वहां पे वेरिएशन आ रहा है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, दूसरे कॉइल में। तो वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस चेंज को अपोज करने वाला है वो। इसीलिए कॉइल के बीच में क्या होता है? हमारा अपोजिशन शो होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट में भेजूंगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस होंगे और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा, सही है ना? क्वाइल में हम लोगों ने पढ़ा है, क्वाइल में जैसे जैसे देखो यहाँ पे करंट को बढ़ाऊंगा मैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो उसी चीज को यहाँ लिखा गया कि फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। फाई बी इज इक्वल टू कितना कर देता हूँ मैं? के इंटू आई कर देता हूँ, जहाँ पे के क्या है? हमारा इंडक्टेंस है, कांस्टेंट ऑफ इंडक्टेंस, जिसको हम लोग इंडक्टेंस बोला जाता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्या होता है हमारा? के जो है हमारा फाइव बी बाई आई हो जाएगा। अगर एन टर्म्स की बात करूंगा मैं, एन टर्म्स के एन फाइव बी हो जाएगा वो। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। और इसका एसआई यूनिट कितना होता है? हेनरी। एसआई यूनिट हो जाएगा हेनरी, और ये है क्या? स्केलर क्वांटिटी, और डायमेंशन में लिखवाया गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। याद रखना इस चीज को। अब सर अगर यही रेजिस्टेंस एक सिंगल क्वाइल के अंदर होता है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर दो अलग अलग क्वाइल्स हैं, एक क्वाइल की वजह से दूसरे में ये प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही होगी तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहला हमारा होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबसे पहले समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। नाम से पता चल रहा है सेल्फ, खुद को ही डिस्टर्ब करना, सही है। एक क्वाइल खुद को ही डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब क्या हुआ? सपोज करो ये क्वाइल मैंने बनाया और यहाँ पे करंट मैंने दिया आई, करंट दिया मैंने आई, तो होगा क्या यहाँ पे? जैसे करंट इधर पीछे से आगे की तरफ आ रहा होगा, है ना? करंट कहाँ से आएगा? पीछे से आगे की तरफ। तो कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन? पीछे से आगे की तरफ आने का मतलब क्या हुआ? आगे से ऐसे पीछे जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा कि नहीं? अरे पीछे से आगे आया ना, पीछे से आगे आया, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बन रही होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे कॉइल को डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने वाला है वो, सही। तो यहाँ पे हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होता है। ये सारी चीज़ लिखवाई गई थी तुम्हें। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, वो इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर क्वाइल करंट कुछ देर बाद इसके अंदर जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा जो कि इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर करंट इधर, क्योंकि तुरंत अचानक करंट नहीं जाता है क्वाइल के अंदर, सही, समय लगता है, क्योंकि नेबरिंग क्वाइल उसको क्या कर रहा होगा? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोज कर रहा होगा, करंट को बढ़ने नहीं दे रहा होगा। जैसे यहाँ से करंट चला, इधर कोई करंट था क्या? ना। इसके अंदर जैसे करंट आया, ये इसको अपोज करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस कराएगा उल्टा, जो कि अपोजिंग नेचर का होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है ये बात, सही है ना? तो यहीं से हम लोग फिर बोल सकते हैं पाई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, मैं नंबर ऑफ टर्न्स एन लेकर के चल रहा हूँ, और यहीं पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोला गया? कोफिशिएंट ऑफ, ये यही है, के ही है, ये अलग नहीं है, ये के ही है ये। इसी को हम लोगों ने यहाँ स्पेशल नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में, कैपिटल एल। तो एल यहाँ से कितना हो जाएगा? एन फाइव बी बाई आई हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यूनिट क्या होगी? अगेन हेनरी रहेगा, और डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जाती है हमको। अब सर ये बात हम लोगों ने देख लिया, अब हमें निकालना क्या है, एक सोलेनॉइड, ठीक, सोलेनॉइड ही तो है ये, उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है मुझे, उसकी वैल्यू निकालनी है, सेल्फ इंडक्टेंस है कितना, ये चीज हमने निकाला। अब यहीं से मैं हम लोगों ने अभी समझा कि एक क्वायल में जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, इसके, इसमें जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ई इंड्यूस्ड कितना होता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है। और अगर एन है नंबर ऑफ टर्न्स तो एन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है। सर एन फाई बी की वैल्यू कितनी है, ये है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एन, एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी। कितना समझ में आता है ये बात, ठीक है ना। फाइव बी का मतलब क्या है, अरे नंबर ऑफ टर्न्स पहले ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ से एन हटा देते हैं, तो फाइव बी क्या होगा, एल आई हो जाएगा। तो डी एल आई बाई डी टी, एल कॉन्स्टेंट है बाहर निकल के आएगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये इंड्यूस होगा कितना, ईएमएफ, इतना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है इस कॉइल के अंदर। अब इसी चीज को मैं किस में लेके चल रहा हूँ, सोलेनॉइड के केस में लेके चल रहा है, और इसकी वैल्यू को निकालते हैं क्योंकि मुझे एल चाहिए होगा। अब सोलेनॉइड के केस में सबको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है इन केस ऑफ सोलेनॉइड, ये डेरिवेशन लगभग हर साल पूछा जाता है तुमसे। इन केस ऑफ सोलेनॉइड, स्पेशल केस लेकर के चलते हैं हम सोलेनॉइड के केस में। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। इन साइड की बात करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसको याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। अब मुझे निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है फाई बी। तो फाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए, एन बी, बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स निकालो यहाँ से सबसे पहले, फिर मैं इक्वेट करूंगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होता है इंटू ए कर सकता हूँ। सपोज करो यही सोलेनॉइड ले लेते हैं, इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, ठीक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो सर बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, म्यू नॉट एन आई इंटू ए किया जा सकता है, सही। अभी देखो नंबर ऑफ टर्न्स लेकर नहीं चल रहा हूँ मैं, यहाँ मैं सिंगल टर्न्स के लिए लिया हूँ कि नहीं, तो एक काम करते हैं टोटल टर्न्स के लिए ले लेते हैं, टोटल टर्न करके ही बताऊंगा ना इसमें, तो टोटल टर्न्स लेके चलो। एन फाइव बी, मान लो इसके पास एन टर्न्स हैं, तो इस एन को मैं स्मॉल एन इंटू एल लिख सकता हूँ क्या, देखो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो कैपिटल एन को मैं स्मॉल एन एल लिख सकता हूँ। अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर हो गया, एल ए इंटू आई कर लेते हैं, ए इंटू आई कर लेते हैं, ये आया कितना, एन फाइव बी की वैल्यू ये आ गई। और हमको पता है सर एक सेल्फ इंडक्टेंस वाले किसी भी सर्कुलर क्वायल में जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा होगा, हमको पता है वो कितना होता है, एन फाइव बी इज इक्वल टू एल आई होता है कि नहीं, सिंस एन फाइव बी इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को अब कंपेयर करूंगा मैं, एन फाइव बी इक्वल इक्वल आई आई, तो ये सर जितना ये बचा हुआ है सब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा फिर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये होता है एक सोलेनॉइड का क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें वेरिएशन आ सकती हैं, वो तुमको एरिया न देकर ये क्या दे देगा, रेडियस दे सकता है या डायमीटर दे सकता है। इस क्वायल का रेडियस या डायमीटर देगा तो क्या करेंगे हम, ए को पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर दिया गया होगा तो डायमीटर को रेडियस में चेंज करके देन, या डायमीटर अगर दिया गया होगा तो एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर से भी हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमको बात समझ में आ गई। अब इसी में एनर्जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ये इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बोर्ड में। अब वो कैसे बनाया जाएगा कि किसी भी क्वायल में हमको पता है, यहाँ पे ध्यान सुनो, करंट जब ऊपर चढ़ रहा है तो अपोज कर रहा होगा, तो बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि करंट को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचाना है, तभी तो इसके अंदर क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आने वाला है, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा सर। और वही वर्क जो है क्या होगा, इसके अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर वही हीट के फॉर्म में हमको दिखाई देता है।
तो यहाँ से हमको समझ में आई एक बात कि सर वर्क तो करना पड़ेगा। अब उसी वर्क को निकालते हैं जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के केस में कितना आता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। उसी चीज़ को चलना है, डिराइव करना है अब हम लोग। तो मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ हटा दूँ, ये सब हटा देते हैं। वर्क डन कितना हो जाएगा फिर, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एक बैटरी, ईएमएफ लगा देता हूँ। ईएमएफ मान लेता हूँ मैं ई है, सही। और करंट जो जा रहा है वो आई जा रहा है। हमको पता है पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है, या E इंटू आई भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। पावर क्या होता है, वी आई होता है, ठीक। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही पावर बोला जाता है और हमें वर्क ही निकालना है यहाँ पे। तो मैं पावर को डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर डी डब्ल्यू बाई डी टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में ही करंट को भेजना पड़ेगा, क्योंकि हर पल वेरिएशन बदल रहा होगा ना। पहले मान लो एक फील्ड लाइन गया तो एक को अपोज किया, दो गया तो दो को अपोज किया, तीन गया तो तीन को अपोज किया, चार गया तो चार को अपोज किया। इस तरीके से करते करते मैक्सिमम मान लेता हूँ 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी। 100 गया तो 100 को अपोज किया। क्या पल पल अपोजिशन की वैल्यू बदल रही है, पहले एक लोग को अपोज किया, दो को किया, तीन को किया, चार को किया। इसका मतलब सर रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो इंटीग्रेशन आएगा वहाँ पे। स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हमको वर्क करना पड़ेगा और इसको मैं लिखूंगा मॉड ई इंटू आई। क्यों सर, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो कितना होता है हमारा, माइनस माइनस होता है ना, और माने डी फाइव बाई डी टी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो इसीलिए निगेटिव को हम लोग डिस्कार्ड करके चलते हैं यहाँ पे। या तुम अगर यहाँ पे केवीएल केसीएल लगाओगे तो भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, केवीएल लगाओगे तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि ई इंड्यूस्ड इधर था, ईएमएफ यहाँ पे, तो ई प्लस ई माइनस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो, ई इंड्यूस्ड उधर जाएगा, ई इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड हो जाएगा हमारा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू को फिर पुट किया होगा। एक सोलेनॉइड के केस में ई अभी अभी निकाला था, क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी था कि नहीं। और अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो सर ये प्लस हो जाएगा, तो एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे। क्यों, क्योंकि हम सोलेनॉइड का केस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, और इधर क्या है डी डब्ल्यू बाई डी टी। सर डी टी से डी टी विल गेट कैंसल्ड आउट, डी टी से डी टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, ये होगा। अब देखो वर्क क्या करना है हमें, फ्रॉम जीरो टू टोटल वर्क, और करंट को कहाँ से ले जाना है, जीरो से, मान लेता हूँ मैक्सिमम करंट आई है हमारा, आई तक हमको क्या करना है, इसको लेकर जाना है, मैक्सिमम करंट आई हमको करना है। तो सर एल कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा, आई का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम यूनिट, तो हाफ को बाहर निकाल देंगे, एल आई स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। इतना वर्क डन करना पड़ेगा किसको, बैटरी को, या ईएमएफ पावर सप्लाई जो दे रहे हैं हम लोग, पावर सोर्स जो दे रहे हैं हम लोग, उसको हाफ एल आई स्क्वायर का वर्क करना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम करंट आई उस सर्किट के अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर जाए। ये डेरिवेशन पूछा गया है बोर्ड में, ठीक। अब अगला जो है हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक क्वाइल, अभी तक क्या देखा हम लोगों ने, एक क्वाइल मतलब एक जो हमारा मटेरियल लिया था, सोलेनॉइड लिया था, जो उसके अपने ही क्वाइल्स खुद को ही डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक क्वाइल दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, ठीक। समझते हैं इसको भी जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे दो क्वाइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलेगा, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दो लोगों में, दो लोगों की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। अब जैसे ही मैं इस क्वाइल में करंट को फ्लो कराऊंगा पावर सप्लाई के साथ, तो करंट इसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और सर बनना स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे कुछ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि सोलेनॉइड ही है ना, सोलेनॉइड इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, और इधर की तरफ निकल रहा होगा इसमें, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ आ रहा है ना करंट, क्या हो रहा है, सॉरी पीछे से, हाँ पीछे से आगे की तरफ आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बनेगा। सर जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा तो इसके अंदर से क्रॉस करेगा वो, पहले इसमें क्या था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, अब इसके पास क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो तीन चार पाँच करके आ रहा है। मतलब इस क्वाइल का, ध्यान से सुनना, इस क्वाइल C1 का मैग्नेटिक फील्ड C2 को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। C1 का मैग्नेटिक फील्ड C2 को डिस्टर्ब कर रहा है, तो जब भी हम इंडक्टेंस निकालेंगे C2 क्वाइल में, तो किसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, C1 का लेंगे। जैसे याद आ रहा हो उधर स्ट्रेट लाइन वाला करते थे, करंट जो फ्लो करता था स्ट्रेट लाइन में, तो दो ऐसे बनाया गया था ना, दो वायर्स, तो इसको जो डिस्टर्ब करता था वो इसका मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करता था, एक्सटर्नल होना चाहिए, सही।
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, सपोज कर लेता हूं मैं B1। अब जैसे जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा सर, इसके अंदर भी इंड्यूस होगा करंट, इंड्यूस हुआ करंट, तो ये अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इसको भी डिस्टर्ब कर रहा होगा, सही है ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करेगा, और वो डायरेक्शन बनाया गया होगा, जैसे इधर से इसको आगे बढ़ा दूं अगर मैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ई क्या होगा, इधर की तरफ इंड्यूस होगा, ई इंड्यूस्ड होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से ये लाइन भी इसके अंदर से जारी होंगी। आगे बात समझ में। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करने वाला है। फिर वही सारी चीज़ों को यहाँ भी डिफाइन करते हैं। क्या पढ़े थे कि फाई बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, लिखा भी गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैं फाई बी को हटाऊंगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करते हैं। एम का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल, के ही है ये के ही है वो, बस यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया गया कैपिटल एम, जो कि वो होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल था। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल एन कर देंगे हम लोग। अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है कि नहीं। तो अगेन यहाँ से क्या लिखता हूँ, माइनस एम डी आई बाई डी टी। अभी मैं सिर्फ सिंगल टर्न्स के लिए लेके चल रहा हूँ, एन टर्न्स के लिए कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा लास्ट में। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो केस पूछा जाता है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये दो क्वाइल्स को रखा गया है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक क्वाइल ये रहा और इसके ऊपर से एक और क्वाइल को लगाया गया है, ठीक है ना। एक क्वाइल ये रहा, इसके ऊपर से एक और क्वाइल, दो को बिल्कुल बीचों बीच ऐसे फिट किया गया है, तो कॉन्सेंट्रिक क्वाइल्स बोलते हैं हम लोग। इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले, फिर समझते हैं इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये हमारा कॉन्सेंट्रिक क्वाइल्स है, ये केस पूछा जाता है बोर्ड में। सेम वैसे ही था जैसे अभी यहाँ फिगर बनाया गया था, सेम वही चीज़ है। मान लो मैंने क्या किया, सेकेंडरी जो कॉयल है हमारा S2 बड़ा वाला कॉयल जो है, मतलब एक कॉयल अंदर था और एक बड़े कॉयल को क्या किया, उससे ढका गया है, सही है। और बड़े वाले कॉयल में जैसे मैंने करंट भेजा, उसको मैंने किससे दिखाया, S2 से। बड़े वाले कॉयल में जैसे ही मैंने करंट को भेजा, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनना स्टार्ट हुई होंगी, और सोलेनॉइड ही है ना ये, तो बिटवीन क्या इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना होगा, और उसी के अंदर मैंने क्या किया, इस कॉयल को रखा हुआ है, इस कॉयल को अंदर रखा हुआ है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो जैसे ही डिस्टर्ब करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसी चीज़ को लेके चलते हैं। सपोज करो कि सेकेंडरी जो S2 कॉयल लिया गया है, इसमें मैं I2 करंट को फ्लो करा रहा हूँ। सबसे पहला काम हमेशा क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर से ईएमएफ निकालेंगे। सिंपल एल्गोरिदम है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर से क्या निकालो, फ्लक्स निकालो, फिर से ईएमएफ इंड्यूस करो, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो सर सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड का है तो B2 लिख देता हूं मैं। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए होता है, तो इसको मैं N2 इंटू I2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सही। और मैं चाहता हूं इसको तुम लोगों को टोटल के टर्म में लिखवाया गया होगा ना, तो टोटल के टर्म में लिखते हैं। टोटल के टर्म में ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो कैपिटल N बाई एल हो जाएगा। अब क्योंकि सेकेंड का लिख रहे हैं हम लोग, तो N2 बाई एल लिख सकते हैं हम लोग, N2 बाई एल लिखा जा सकता है। लेंथ दोनों का ही मैं सेम मान करके चल रहा हूँ, हो सकता है कल को लेंथ अलग अलग भी दे सकता है, तो यहाँ पे L2 लिख लेना लो। इसीलिए प्रॉपर एक एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ तुम्हें। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। कितना होता है, NBA कॉस थीटा मैक्सिमम मान के चला जाएगा NBA। एरिया भी मैं, एरिया अलग अलग ही होगा ना, अरे बड़े वाले का एरिया A2, छोटे वाले का एरिया A1। रेडियस दिया गया है हम लोग को बेसिकली, तो क्या हो जाएगा यहाँ से B इंटू ए होता है। अब ध्यान से सुनो, B2 लिखा गया है तो सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया भी क्या लेंगे, सेकंड का एरिया लेंगे, जिसका भाई मैग्नेटिक फील्ड उसी का फ्लक्स देखा जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो जो ऊपर निकाला गया था, म्यू नॉट N2 I2 अपॉन में L इंटू A2। और एक काम करते हैं, इसको हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाल लेते हैं, N2। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालते हैं N2, तो N2 स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं N2, तो N2 स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सब। अब ये तो सर क्या निकला हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकला। अब इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, वही चीज लिखा गया है, रिजल्टिंग फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल S1। S1 में कितना फ्लक्स का लिंकेज हुआ होगा, ये हम लोगों ने किसका फ्लक्स निकाला, ये सेकेंड का ही फ्लक्स निकला है, फर्स्ट का भी नहीं निकला है। ध्यान से सुन लो, ये
सेकंड का ही फ्लक्स निकाला गया है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस किस में होगा? फर्स्ट कॉइल में। तो फर्स्ट में कितना ईएमएफ आया होगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं हम लोग कितना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन S1 कॉइल। S1 कॉइल में निकालना है हमको, S1 में निकालना है ना ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, तो माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो सर, यहाँ पे मैं किसका ईएमएफ देख रहा हूँ, S1 का। तो फ्लक्स किस में देखेंगे, S1 में फ्लक्स देखेंगे। किस में देखेंगे फ्लक्स, S1 में फ्लक्स देखेंगे। यहाँ मैं फ्लक्स 2 का निकाला हूँ, 1 का भी निकाला नहीं गया है, 1 का भी निकाला नहीं गया है। 1 का जब जरूरत होगा तब निकाला जाएगा। अब यहाँ पे जरूरत दिखी मुझे, सबसे पहला काम मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तुरंत उसका फ्लक्स निकालना। अब यहाँ जरूरत किसकी पड़ रही है, 5B1 की जरूरत पड़ रही है हमको, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें हम लोगों को करंट देखना होता है या ईएमएफ देखना होता है, उसमें कितना फ्लक्स का चेंज हुआ है, अब उसको देखते हैं जरा। सर S1 की बात कर रहा है, S1 फ्लक्स का मतलब क्या होता है, ये भी लिखे ना, बी ए कॉस थीटा, और नंबर ऑफ टर्न्स को मान लेता हूँ N1, तो यहाँ भी N1 कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, फ्लक्स किस में निकालना है, 1 में, तो एरिया किसका लेंगे, 1 का ही लेंगे। लेकिन सर इसके अंदर जो इनर कॉयल है उसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो किसके वजह से हुआ है, किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड ना लेकर किसका लेंगे, हम सेकंड का लेंगे। यहीं पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, फ्लक्स फर्स्ट का ले रहे हो तुम, लेकिन इसके अंदर जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, सेकंड वाले की वजह से हुआ है, क्योंकि फर्स्ट में मैंने कोई करंट ही नहीं भेजा है। अरे अंदर वाले कॉइल में कोई करंट नहीं भेजा था, बाहर वाले कॉइल में करंट भेजा गया है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके अंदर फ्लक्स को जनरेट करवा रहा है। आ रही बात समझ में ना, देखो किसमें करंट भेजा, बड़े वाले कॉइल में, बड़े वाले कॉइल में भेजा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने लगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इन S1 कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल S1 कॉइल। S1 कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हुआ, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं अभी तक। अरे उसमें करंट जब भेजूंगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहाँ पे, अरे फ्लक्स 1 का देख रहा है ना हम लोग, फ्लक्स 1 का देख रहे हैं, और कारण क्या है, B2, B2। यहां पर भी देखो फ्लक्स 2 में देख रहे हैं, तो सेकंड में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेकंड में ही होगा ना। अरे भाई एक बात बताओ, सेकंड कॉइल का ही मुंह बना के बैठी हुई है बानर जैसा। भाई सेकंड कॉइल में, सेकंड कॉइल का मैं मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहा हूं, कारण कौन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड में तो सेकंड वाला ही कर रहा है ना भाई, तो उसमें क्या कंफ्यूजन है। तो अब यहां से हो गया, इसकी वैल्यू को उठा करके यहां रखा जाएगा। और कुछ चेंज करना है, हाँ पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, N1 B2 की वैल्यू। अरे ये एक्स्ट्रा स्टेप निकाला हूं मैं तुमको समझाने के लिए, नोट्स में लिखा नहीं गया है इसलिए कंफ्यूज हो रहा हो। B2 की वैल्यू पुट करो, रट्टू तोता हुए हैं सब, नोट्स रट करके बैठे हुए हैं, समझने की है ही नहीं किसी को। यहाँ पे A1 हो जाएगा, देखो B2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यू म्यू नॉट N2I2 अपॉन मेल, इतना हो गया। यहाँ तक सही चल रहा है। अब इसके बाद क्या किया गया होगा, इसके बाद N1 5B1 इज इक्वल टू, थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए इसको, म्यू नॉट N1 N2 A1 भी लिख लें यहीं पे, चलो A1 अपॉन में L इंटू I2, ये लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने चेंज किया इसको। अभी हमको पता है एक बात, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है इसीलिए आराम आराम से बता रहा हूँ मैं, तेजी से नहीं चल रहा हूँ मैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी फॉर्मूले के हिसाब से चले हम लोग, तो N5B इज इक्वल टू MI पढ़ा था कि नहीं, ये पढ़े थे हम लोग, सही चल रहा है एकदम। अब यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने जा रहा हूँ मैं, 1 2 जो था वो लिखने जा रहा हूँ मैं। किस में देख रहा हूँ, फ्लक्स इन 1, टर्न्स इन 1, लेकिन करंट किस में था, सेकंड की वजह से हो रहा था कि नहीं। जो कारण है उसको लिखा जाएगा, कारण कौन था, वह सेकंड में मैंने करंट को फ्लो कराया था, तो I2 होगा। तो यहां से मैं M की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, N1 5B1 अपॉन में I2। यहां भी मैं उसी तरीके से अरेंज कर रहा हूं, इस I2 को नीचे लाता हूं मैं, तो N1 5B1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन में
और इस पूरे चीज को मैं एम बोल सकता हूँ कि नहीं, एम बोल सकता हूँ इसी को। तो यहाँ से हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला निकल करके आता है म्यू नॉट एन वन एन टू ए वन अपॉन में एल। अब ए वन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दिया गया था, उसको तो तुम खुद लिख ही सकते हो। अब देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंज करके देता है, वो तुमको टोटल टर्न न देकर क्या लिख दे, स्मॉल एन दे दे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे तुम, कहाँ लिखा था अभी, स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में एल। तो कैपिटल एन को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन को मैं एन एल लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एन वन इंटू एल, एन टू इंटू एल। अगर कल को एल वन एल टू भी देता है अलग अलग लेंथ, तो क्या करेंगे, एन वन एल वन एन टू एल टू यहाँ रख देंगे, कटे पीटे का जो उसको काटो पीटोगे तुम, और आंसर निकल करके तुम्हारा आ जाने वाला है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसको सारे फॉर्मेट में चेंज करवा के लिखवाया हूँ नोट्स में, सारे फॉर्मूले में लिखा गया है, स्मॉल एन के टर्म्स में भी लिखवाया हूँ, आर के भी टर्म्स में लिखा गया है, और कैपिटल के टर्म्स में भी लिखा गया है। तो हमारा ये हो गया अध्याय समाप्त। सही, ये भी चैप्टर हमारा हो चुका है समाप्त। अब क्वेश्चंस को देखा जाएगा बाद में।